जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 100% सीधा एग्जाम में छपेगा। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक और लेखक, यहाँ से ये पुस्तकें पूछी जाती है एग्जाम में कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। उपन्यास पूछा जाएगा, उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। दूसरा है गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। ये भी याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी। तो ये तीनों जो है पुस्तक और लेखकों के नाम रट लेंगे बिल्कुल से, ये हर बार एग्जाम में आता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जैव संसाधन, पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन में क्या क्या आता है? वनस्पति, मत्स्य पालन, पशुपालन और मनुष्य। ये किस में आता है? जैव संसाधन में आता है। यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, तो आपको याद कर लेना है। जैव संसाधन में वनस्पति, मत्स्य पालन यानी मछली पालन, पशुपालन और मनुष्य, ये जैव संसाधन में आते हैं। अजैव संसाधन में क्या आते हैं? देखिए, जितने भी क्या है जैव संसाधन मतलब सजीव और निर्जीव होते हैं। तो सजीव, जितने भी सजीव होते हैं वो क्या होते हैं? सजीव से प्राप्त होने वाले जितने संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं? जैव संसाधन होते हैं। और जो निर्जीव से प्राप्त होने वाले जितने भी संसाधन है वो क्या है? अजैव संसाधन। चट्टान क्या है? अजैव संसाधन। धातुएं क्या है? अजैव संसाधन, क्योंकि ये क्या है? निर्जीव से प्राप्त होती है। जैसे लोहा, कापर, धातुएं जैसे लोहा, कापर, ये एग्जाम में बिल्कुल बनता है। मिट्टी भी क्या है? अजैव संसाधन। वायु क्या है? अजैव संसाधन। परियोजना, इसके बाद तीसरा है परियोजना या बांध। ठीक है, परियोजना या बांध से पूछा जाता है। यहाँ नदी का नाम दिया हुआ टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। तो पूछ लेता है एग्जाम में कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पर बनाया गया। रिहंद बांध ये किस नदी पर बनाया गया है? तो रिहंद नदी पर ही बनाया गया। और इसको जो है रिहंद बांध को और किस नाम से जानते हैं? गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें यहाँ दामोदर परियोजना, ये जो है किस नदी पर बना है? दामोदर नदी पर ही बना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ उत्तर प्रदेश इस परियोजना में नहीं आता है। दामोदर परियोजना में उत्तर प्रदेश नहीं आता है, ये भी याद रखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मिट्टी से प्रश्न आता है। कैसे पूछा जाता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये कपास के लिए उपयुक्त है। इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखेंगे। काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त है और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। आइए अगला देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? इसमें गेहूं चावल का पैदावार होता है। ये सबसे ज़्यादा क्या होता है? उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है और ये उत्तरी मैदान में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरी मैदान में। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरी मैदान में, ये भी याद रखेंगे। इसमें पोटास और फास्फोरस पाया जाता है। इसका निर्माण नदियों द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा होता है। अगली मिट्टी है लेटराइट मिट्टी में क्या होता है? काजू होता है। क्या होता है? काजू। लेटराइट मिट्टी ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें चाय का उत्पादन भी होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को रट लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। सोपानी कृषि या खेती, ठीक है, ये कहाँ होती है? उत्तराखंड में होती है। ये कैसी भूमि पर होती है? ढाल वाली भूमि पर होती है। सोपानी कृषि ये उत्तराखंड में होती है। और कैसी कृषि पर होती है? ढाल वाली भूमि पर होती है। तो ये याद रखेंगे, ढाल वाली भूमि पर होती है। अब याद रखेंगे मोटे अनाज में क्या क्या आता है? मक्का, ज्वार, बाजरा, ये किस में आता है? मोटे अनाज में। पूछा जाता है एग्जाम में कि मोटे अनाज में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो मक्का, ज्वार, बाजरा। अगला याद रखेंगे रबी फसल।
रबी फसल जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि, ये क्या है? गेहूं, चना, सरसों और जौ क्या है? रबी फसल है। इसकी बुआई कब होती है? अक्टूबर और दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर में होती है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला है खरीफ फसल। खरीफ फसल में क्या क्या आता है? चावल, मक्का, बाजरा। चावल, मक्का, बाजरा किस में आता है? खरीफ फसल में। इसकी बुआई होती है जून से जुलाई, जून से जुलाई तक, इसको याद रखेंगे। रोपड़, रोपड़ फसल में कौन कौन सी फसल आती है? यहाँ चाय, कॉफ़ी, केला, रबड़ और काजू, ये किस में आता है? रोपड़ फसल में आता है। तो याद रखेंगे रोपड़ की फसल कौन कौन सी है? चाय, कॉफ़ी, केला, रबड़ और काजू, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर है संविधान से रिलेटेड। तो यहाँ संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि संविधान कब लागू हुआ? तो संविधान कब लागू हुआ पूछा जाता है। तो 26 जनवरी 1950 में। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भी याद रखेंगे। अब पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कौन सा देश है? भारत। भारत विश्व का क्या है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, याद रखेंगे। भारत में कितने राजनीतिक दल हैं? पूछा गया क्वेश्चन है। तो कितने हैं? 6। तो याद रखेंगे भारत में कितने राजनीतिक दल हैं? राजनीतिक दल हैं 6 हैं। अब याद रखेंगे अगला प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? खनन आता है। क्या आता है? खनन, उत्खनन, खेती या कृषि किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मत्स्य पालन किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। और द्वितीयक क्षेत्र में आता है विनिर्माण या इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें संचार, परिवहन, बैंकिंग आदि आता है। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बैंकिंग किस में आता है? तो तृतीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? बैंकिंग, परिवहन और संचार किस में आता है? तृतीयक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि कब हुई थी? तो 1815 में। 1815 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में। रूस की क्रांति कब हुई थी? ये 1917 में हुई। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। अगर आप अगला बात करें रोलट एक्ट कब हुआ था? 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है राज्य सूची का विषय और संघ सूची का विषय से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ देखेंगे कृषि की या खेती किस में आता है? राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? कृषि या खेती, राज्य सूची का विषय है। पुलिस किसका विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। स्वास्थ्य किसका विषय है? राज्य सूची का। जेल किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। भूमि किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। पशुपालन की बात करें तो पशुपालन किस का सूची है? राज्य सूची का। अगला देखेंगे यहाँ संघ सूची का विषय कौन कौन सा है? बैंकिंग किस में आता है? संघ सूची में आता है। मुद्रा किस सूची में आता है? संघ सूची में। रक्षा की बात करें तो रक्षा भी संघ सूची का विषय है। और रेलवे किसका विषय है? संघ सूची का। विदेशी मामले किस में आता है? संघ सूची में। यहाँ से प्रश्न बनेगा 100%, यहाँ से प्रश्न बनता है। अब याद रखेंगे सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ? ये 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना पाने का अधिकार या सूचना पाने का अधिनियम कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब लागू हुआ? 1973 में।
प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब लागू हुआ? 1973 में, याद रखेंगे। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में ये लागू हुआ। भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। और चौथा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये 2005 में लागू हुआ। याद रखेंगे, ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, बार बार रिपीट होता रहता है। अब दिवस की बात करें तो इम्पोर्टेंट दिवस में क्या आता है? उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ता दिवस पूछा गया था, तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछ लेता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो हिंदी क्या है? राजभाषा। तो याद रखेंगे राजभाषा, राजभाषा, राज्य भाषा नहीं है, तो राज्य भाषा नहीं है। हिंदी क्या है? राजभाषा है, तो ये याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर है गैर परंपरागत संसाधन या ऊर्जा पूछता है। गैर परंपरागत ऊर्जा या साधन पूछता है, तो सौर ऊर्जा किस में आता है? गैर परंपरागत। पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास और जैव ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा, ये सभी क्या है? जिन्हें समाप्त नहीं की, जो कभी खत्म ही नहीं होते, वो क्या होते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा होता है। और ये खनिज ऊर्जा क्या होता है? जैसे कोयला हो गया, कोयला किस में आता है? खनिज ऊर्जा में। प्राकृतिक गैस भी खनिज ऊर्जा में आता है। यूरेनियम भी किस में आता है? खनिज ऊर्जा में। पेट्रोलियम, ये सब क्या होते हैं? खनिज ऊर्जा, जो इस कभी भी समाप्त हो सकते हैं। ये समाप्त हो सकते हैं, लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा ये समाप्त नहीं होता, कभी भी ये समाप्त नहीं होता। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास और जैव ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, ये कभी समाप्त नहीं होते, इसीलिए ये क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। और ये खनिज स्रोत ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, पेट्रोलियम, ये सभी याद रखेंगे।